अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 116 का पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आसमानी रंग के बेहद कीमती और स्टाइलिश से जोड़े में मलबूस थी। वो सर पर वो आसमानी रंग की बड़ी सी शाल लिए हुई थी। मेकअप के नाम पर इसके होठों पर चमकता हुआ ग्लॉस लगाया हुआ था। इस वक्त इसके गाल तपकर अंगारा बने हुए थे। वो नजरें झुकाए अपनी उंगलियां चटखा रही थी। खफ से वो पलके न उठा पा रही थी। कजा के नजरें उठाकर किसी को देख ही लेती। उसने एक दो बार बमुश्किल निगाहें उठाए सामने बैठे मर्द को देखा। इस मर्द का झुका सर देखकर जरमिश हाकिम खान का दिल किया जमीन फटे और वह इसमें समा जाए। ये जो कुछ भी हो रहा था सिर्फ इसकी वजह से हो रहा था। इसी की वजह से सामने बैठे मर्द की निगाहें और सर झुका हुआ था, वरना उसने हाकिम खान का सर हमेशा उठा हुआ देखा था। कैमल कलर के शलवार कमीज पर वो ऑफ वाइट मर्दाना शाल कंधों पर डाले हुए था। वही बारूद शानदार पर्सनैलिटी जिसको आज तक कोई बीट न कर सका था। जरमिश की आंखें लबालब पानियों से लबरेज हुई। कोई बीट कर भी नहीं सकता था। वो भीगा सा मुस्कुराई थी। बेटियों को अपने बाप किसी हीरो से कम नहीं लगते। इसे भी हाकिम खान पूरी दुनिया से ज्यादा शानदार लगता था। अब वो गम और गुस्से से मुठियां दबोच गई थी। नाजुक बदन कांपने लगा था। सामने बैठा शख्स जिस मर्जी का गुनहगार हो, मगर इसके लिए वो गुनहगार नहीं था। ना वो मानती थी। वो इसका बाप था बस। वैसे यूं झुके सर के साथ नहीं देख सकती थी। वो एक झटके से सोफे से उठी थी। इसके सामने बैठी शाज़मा खान भी घबराते हुए खड़ी हुई थी। आर्यान व जरमिश दोनों का रिश्ता एक बार फिर से बरसों पुरानी इस कयामत रात की नजर न हो जाए, इन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था। वो अभी भी खौफजदा हुई थी। सामने खड़ी लड़की इनके बेटे की कमजोरी थी। दिलो जान से मरता इस लड़की पर, मगर बरसों पहले कि इस कयामत रात को भी आज तक दिल से न निकाल सका था। जरमिश मेरी जान उठो, आर्यान आता ही होगा। शाज़मा खान ने मलाइमत भरे अंदाज में इसे पुरसकून करने की कोशिश की। वो भीगी आंखें लिए खड़ी थी। गाल सुलगती भट्टी की मानिंद सुर्ख थे। वो अपना गुस्सा पीने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बैठो जरमिश। हाकिम खान के सर्द आवाज पर वो खामोशी से बैठ गई थी। आई एम सॉरी हाकिम खान। इसकी तबीयत जरा ठीक नहीं, इसलिए अभी तक कमरे से नहीं निकला। शाज़मा खान ने शर्मिंदगी से वजाहत दी थी। पिछले 4 घंटों से वो हाकिम और जरमिश को इंतजार करवा रहा था। ये इंतजार अब हद तक और सबकी में बदलता जा रहा था। मॉम, आर्यन की जिद पर मैं बाबा को यहाँ लाई हूँ। वो ऐसा क्यों कर रहा है? जरमिश रूह पड़ी थी। जरमिश, हाकिम खान की तंबीही पुकार पर इसने अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ी। आर्यन की तबीयत ठीक नहीं। शाज़मा खान ने हाथ मसलते हुए वजाहत दी। वो पिछले 4 घंटों से अपने कमरे को लॉक किए हुए था। कितनी बार वो मुलाजमा दरवाजा खटखटाकर वापस आ चुकी थी। इसके फोन पर कितनी कॉल्स की, इसने उठाई नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? वो तो जागते में भी सोता है। जरा सी तबीयत की खराबी पर इस पर असर नहीं करती। 4 घंटे पहले इसने फोन पर मुझसे बात की है। वो मेरे आने का पूछ रहा था। वो सिर्फ बाबा की इंसल्ट कर रहा है। मुझे पता होता मैं कभी इसकी बात न मानती। जरमिश ने अफसोस भरे अंदाज में कहते अपने आंसू साफ किए। हेजल ग्रे आंखों में गुलाबीपन तैर रहा था। हाकिम खान को देखते वो फिर से रो पड़ी थी, जो इसे हाथ के इशारे से काम डाउन होने का कह रहा था। वो जरमिश को देखते बाकायदा मुस्कुरा रहा था। जरमिश की आंखें शिद्दत गिरिया से छलक पड़ी थी। एक उम्र के बाद इसे सब कुछ मिला था, मगर अभी भी लगता था सब अधूरा है। बाप की मोहब्बत मिलती थी तो शौहर की मोहब्बत छूटने का गम सताने लगता। शौहर की मोहब्बत मिलती तो बाप को खो देने से दिल धड़कने लगता। वो सोफे से टेक लगाए गहरे गहरे सांस लेने लगी। आर्यान का एक्ट इसे हर्ट कर गया था। सांसों में भी तपिश बढ़ने लगी। बात बात पर उसके कदमों के नीचे अपने हाथ रखने वाला मर्द ऐसा भी करेगा, वो सोच नहीं सकती थी। जब इसे हाकिम खान से मिलना ही न था, इसे बुलाने का मकसद। जरमिश इस तरह भी अंदाज में अपने नाखून चबाने लगी। 5वां घंटा अभी गुजर जाता जा रहा था। वो नहीं आया था। वो तो कब से चली जाती, मगर हाकिम खान खामोशी से बैठा था।
हाकिम खान इसकी खातिर ये सब बर्दाश्त कर रहा था। वो जानती थी यहाँ आते हुए हाकिम खान का चेहरा गहरा इसराब लिए हुए था। यहाँ आना और आर्यन से मिलना आसान नहीं था, मगर जरमिश की मोहब्बत इसे यहाँ खींच कर ले आई थी। वो नहीं चाहता था इसकी वजह से जरमिश के मुस्तकबिल पर कोई आंच आए। शाज़मा खान ने मेज चाय के लवाजमात से भर दी थी, मगर जरमिश और हाकिम खान ने कुछ भी मुंह से नहीं लगाया था। चाय लें आप। शाज़मा खान ने चौथी बार चाय बनवाई थी। शाहिद ने चाय की चैनक मेज पर रखी। शाज़मा के इशारे पर शाहिद ने कप में चाय भरते हाकिम खान की तरफ बढ़ाई। बाबा, चाय नहीं पियेंगे? जरमिश की आवाज पर शाज़मा खान लब खिंच गई थी। ये कोई चौथी मर्तबा ही था जो वो हाकिम खान को चाय पीने से रोक चुकी थी। जब तक आर्यन नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं खाएंगे मॉम। आपको समझना चाहिए ये मेरे बाबा की इज्जत का सवाल है। घर बुलाकर हमारी इंसल्ट की गई है। अगर आर्यन अपना दिल बड़ा नहीं कर पा रहा बाबा को इनवाइट करता ही ना। वो जैसे चल रहा वैसे चलने देता। मेहंदी से एक दिन पहले ये सब करने का क्या मकसद है मॉम? वो बिगड़ ही गई थी। शाज़मा खान इसकी हर बात हक बजानिब समझती थी। आर्यन का एक्ट सरासर गलत था। हाकिम खान को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। जिस औरत का हर वक्त दम भरता था, जिसकी नाराजगी पर उसकी सांसें कम पड़ जाती थी, अब इसी औरत को दो कौड़ी का कर रहा था। भीगी आंखें और खौफजदा चेहरा लिए वो इन 5 घंटों में कितनी बार दो कौड़ी का हुई थी। शाज़मा खान खामोशी से ड्राइंग रूम से निकलकर जरमिश खान चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। हाकिम खान सोफे से उठते इसकी तरफ बढ़ आया था। इसके सर पर नरमी से हाथ रखा। आई एम सॉरी बाबा। इसने गर्दन उठाए रोते हुए कहा, सॉरी मुझे कहना चाहिए। मेरी ही जात हमेशा तुम्हारे लिए दुख का बायस बनी रही। आज भी मैं तुम्हारी खुशियों के बीच रुकावट हूँ। मुझे अब तक मौत आ जानी चाहिए थी। पता नहीं क्यों ये बोझ जैसी सांसें मुझे छोड़ती ही नहीं। ऐसे मत कहें बाबा। वो तड़पते हुए खड़ी हुई हाकिम खान के सीने पर सर रख गई। हाकिम खान ने जरमिश के बालों पर लब रखे। आंखों से आंसू गिरते इसके बालों में जज्ब हुए। मैं इसे माफ नहीं करूंगी बाबा, कभी माफ नहीं करूंगी। वो हिचकियों से रोने लगी। वो हक बजानिब है जरमिश। मैं इससे कहीं ज्यादा बुरे सलूक का हकदार हूँ। वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वो मेरे सीने पर गोलियां भी मार सकता है। मैं इसके अपनों का कातिल हूँ। हाकिम खान ने कर्बजदा लहजे में कहा, वो ठीक नहीं कर रहा, उसे ऐसा करने का हक है। जरमिश ने एक झटके से हाकिम खान के सीने से सर उठाया। मैं आपको कातिल नहीं मानती। फारस खान और इशाल ने खुदकुशी खुद की थी। आपने किसी को नहीं मारा था, फिर आप कसूरवार कैसे हुए? ड्राइंग रूम में दाखिल होते शाज़मा खान ठहर गई थी। जरमिश की बात पर इनके दिल में घूंसा सा लगा था। वो दीवार को थाम गई थी। बरसों बाद इनके शौहर और बेटी को कसूरवार कहा गया था हर किसी तरह। आज जरमिश ने भी कह दिया था, खामोश रहो जरमिश। हाकिम खान ने इसे सख्ती से डपटते ड्राइंग रूम के दरवाजे में देखा। शाज़मा खान का सफेद पड़ता चेहरा देखते हाकिम खान की रंजीदगी में इजाफा हुआ था। जरमिश भी शाज़मा खान को देख चुकी थी। इसकी रंगत पहले से ज्यादा सुर्ख हो गई थी। वो निगाहें झुकाए अपनी उंगलियां चटकाने लगी। अपने कपकपाते लबों को वो बुरी तरह काटने लगी। शाज़मा खान का दिल दुखाने का वो सोच भी नहीं सकती थी। शाज़मा खान खुद पर काबू पाते जरमिश के मुकाबले आन खड़ी हुई। ये आर्यन के कमरे की चाबी है। जा देखो, इसे हो सकता है वो वाकई में ठीक ना हो। फर्स्ट फ्लोर में बने एक कमरे में है। शाज़मा खान की बात पर जरमिश ने नजरें उठाई। तुम्हारे और अपने लिए ऊपर वाला कमरा सेट किया है इसने। कह रहा था नीचे प्राइवेसी नहीं है। शाज़मा खान ने मुस्कुराते हुए जरमिश की शर्मिंदगी जायल करने की कोशिश की। वो सर चेहरा लिए शर्मिंदगी से इन्हें देख रही थी। आई एम सॉरी मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था। वो नजरें झुकाए रो पड़ी थी। आई एम सॉरी टू बेटा। जो कुछ तुम्हारे साथ आर्यन ने किया इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। आज भी वो तुम्हें आंसू दे रहा है। मेरी बेटी हो तुम, वो कैसे मेरी बेटी को इतना हर्ट कर सकता है? शाज़मा खान की बात पर जरमिश चेहरा हाथों में छुपाए सिसकने लगी थी। हाकिम खान पुश्त मोड़े अपने चेहरे के कर्व को छुपाए हुए था। जरमिश अच्छे हाथों में है। दिल को सुकून था। आर्यन इसके लिए बेरहम था, क्रंच जैसा भी था, मगर जरमिश के लिए ऐसा न था। आज जो कुछ हो रहा था सिर्फ इसकी वजह से हो रहा था। वो दिल पर हाथ रख गया था। आज भी सीने में दर्द उठता था, भी तहाशा उठता था। इस जगह पर खड़े होना आसान नहीं था जहां रायना खान ने अपनी जिंदगी से के 18 साल हंसते मुस्कुराते गुजारे थे। वो पुष्ट पर हाथ बांधे हुए ड्राइंग रूम की ग्लास विंडो से बाहर निगाहें जमाए हुए था। घने दरख्तों के झंड सा घना जंगल जिसमें खो जाओ तो पता न चले।
मुझे बता दो, दो चार कब्रें किसकी हैं? मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। रायना खान के लफ्ज आज भी नश्तर चुभोते थे। इसे सुकून से मरने देने के लिए वो इसे सच न बता सका। वो आकर वो अगर सच जान लेती तो वो कभी सुकून से न मर पाती। हाकिम खान की आंखों से आंसू निकलते इसकी घनी बीड़ को भिगोने लगे थे। मौला यार मिला दे, मौला यार मिला दे, रब्बा मेरे मेल हुए, जुदाई न हुए। वो बेआवाज आंसू बहा रहा था। तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसा, ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा है मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी। वो विंडो के ग्लास पर हाथ फेर रहा था। शीशा शबनमी हवाओं की चुभन से भीग रहा था। ये शबनमी हवाएं हाकिम खान के वजूद को भी चबो रही थी। जिस जगह रायना खान हंसती रोती थी, जहां वो जीती थी, वो छत, वो साहिबान ही इससे छीन लिया। इससे इसका हर रिश्ता छीन लिया। और जरमिश कहती थी इसका कसूर नहीं। वो बेआवाज रोता रहा। शायद हर बेटी ऐसी ही होती है, अपने बाप के लिए सारी दुनिया से लड़ जाने वाली। राना खान भी तो एक बेटी थी, जिसे इसके अपनों के सामने इसने रुसवा कर दिया था, जिसे इसके बाप से ही बेगाना कर दिया था। बाबा, मुझे माफ कर दे। ना हाकिम, सुर्ख दुल्हन के जोड़े में वो इसके सामने आन खड़ी हुई थी। हर बार आ खड़ी होती थी, आज भी आन खड़ी हुई थी। वो उसके सामने खड़ी सवाल पूछ रही थी। ना वो कल जवाब दे सकता था, ना आज दे पा रहा था। उसके लब कपकपाते रहे। वो शीशे पर हाथ फेरता रहा। वो 22 साल पहले वाला अब हाकिम खान था। अपनी जवानी पर, अपनी मर्दाना वजाहत पर गुरूर करने वाला हाकिम खान। सुर्ख लहंगे में मलबूस रायना खान के बदन से वो लहंगा उतारते जानवरों की तरह इस पर टूट पड़ा था। वो अपनी कयामत खेज हुस्न जवानी से इसके होश उड़ा चुकी थी। हाकिम, आपने कहा था पहले बाबा के पास जाएंगे, फिर ये सब होगा। वो उसकी बाहों में सहमी हुई इससे कह रही थी। वो उसके लबों पर झुक चुका था। इसकी हर आह, हर सिसकी, इसकी हर फरियाद अपनी वहशतों में दबाता चला गया था। कच्ची टहनी से टूटी हुई कली थी। वो ठहरा हर गुलाब पर मंडलाने वाला भंवरा। इस नौखेज कली को इसने मसल डाला था। बरसों की तशनगी पूरी हो गई, मगर वो ताउम्र प्यासा रह गया। मासूम रायना खान को वो बर्बाद कर चुका था। इसके लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। काश रायना, तुम खुदकुशी न करते, तुम खुद को न मारती। मैं ठहरा गुनहगार जहन्नुम की आग में मेरे लिए बनी है, मगर तुम तो मासूम थी। वो अब शीशे पर सर टिका गया था। कैसा बदला कुदरत ने इससे लिया था। रायना खान ने खुदकुशी नहीं की थी। वो आज तक इस राज को जान न सका था। न कोई अब ये राज जान सकता था। ये बरसों पहले रायना की मौत के साथ ही दफन हो गया था। हेजल ग्रे आंखों वाली लड़की अब अपने बाप की पुश्त को देखते रो रही थी। हाकिम खान का लरसता वजूद इससे मख्फी न रह सका था। इसी तिकोन में खड़ी शासमा खान की आंखें भी बरस रही थी। आज फिर से वो चार चार मोते इनकी निगाहों के सामने आन खड़ी हुई थी। इनका बेटा आधा पागल था। वो क्यों पागल था? क्या वो बरसों पहले इस कयामत रात के अजाब से बाहर आ सकता था? मोहब्बत भी हुई तो अपनी ही कातिल बेटी से। यहाँ इस तिकोन में खड़ी हर आंख अश्कबार थी। क्या सब्ज आंखें बरस न रही होंगी? क्या वो सुकून में होगा? मुझे बता दो हाकिम, वो कब्रें किसकी थी? ऐसा क्यों लगा इन कब्रों में मेरी धड़कनें कैद है? वो दुल्हन के जोड़े में फिर से हाकिम खान के सामने आन खड़ी हुई थी। वो गंग सा खड़ा था, जवाब न दे पा रहा था। मंजर बेहद वासे था। बरसों बाद इसकी शबी बेहद वासे थी और इसके सामने इसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। इतनी करीब कि वो हाथ बढ़ाकर छू सकता था। हाकिम खान का दिल बंद होने लगा। वो इसे छूना चाहता था, इसे अपने सीने से लगाना चाहता था। हर बार की तरह वो इसे छूने की कोशिश करता, वो इसे दूर चली जाती, इसलिए इसे नहीं छुआ था। आज वो इसे जी भर कर देखना चाहता था, सदियों की प्यास बुझाना चाहता था। मगर आज भी रायना खान को इसकी परवाह नहीं थी। वो आज भी इन कब्रों के बारे में इससे पूछने आई थी। वो भी पूछना चाहता था इसने खुदकुशी क्यों की। क्या इसे इससे कभी मोहब्बत नहीं हुई थी? कपकपाते लबों ने सरगोशी में आज सवाल कर ही डाला था। जवाबन रायना खान हंसने लगी थी और हंसती चली गई थी। बताओ खुदा के लिए, वो इसके करीब हुआ। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे वो कब्रें किसकी हैं, मैं भी नहीं बताऊंगी। वो मुस्कुराई थी। वो खामोश हो गया। वो इसे कभी नहीं बता सकता था। वो कब्रें इसके अपनों की थी। इन कब्रों में इसकी धड़कनें ही कैद थी।
मैं भी नहीं बताऊंगी हाकिम, कभी नहीं। वो सरनफी में हिलाने लगी। हाकिम खान से फिर गलती हो गई। वो इसे छू बैठा था और वो हमेशा की तरह इससे दूर चली गई। वो शीशे पर हाथ फेरते इसे ढूंढ रहा था। वो नहीं आएगी, वो जानता था। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा वो कब्रें किसकी हैं, हर बार की तरह इसने खुद से कहा था। वो शीशे से सर टिकाए रोता चला गया था। जीने चढ़ती जरमिश हाकिम खान का चेहरा सपाट था। आंखें मतोरम और गुलाबी थीं। मोहब्बत करता तो निभाता भी ना। इस मर्द की तो जान ही निकल गई थी ये जरा सी मोहब्बत निभाने में। वो अपनी आंखें रगड़ते कमरे के लॉक में चाबी घुमा दे अंदर दाखिल हुई। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। कमरे में नई फर्नीचर की महक थी, शीशम का फर्नीचर जो इन दोनों ने खुद पसंद किया था। कमरा सुर्ख गुलाबों से महका हुआ था। जरमिश ने दीवार पर हाथ मारते के करते तमाम बत्तियां रोशन कर दी। हर तरफ सुर्ख गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। ये वो सरप्राइज था जो वो इसे देना चाहता था। 2 दिन पहले ही वो कमरा सजा चुका था। जरमिश ने गहरे गहरे सांस लिए। कैसे पता नहीं था ये गुलाब इस रात तक मुरझा जाएंगे। वो दबदबाई हुई आंखों से सजे हुए कमरे को देखती रही। वो कमरे में कहीं नहीं था। वॉन वॉश रूम का दरवाजा खुला तो तौलिए से चेहरा रगड़ता बाहर आया था। स्याह पैंट पर हमेशा की तरह स्याह सैंडो पहने हुए इसकी सब्ज आंखें सुर्ख थी। बाल भीगे हुए पेशानी पर बिखरे थे। जरमिश को देखते इसके कदम जैसे जमीन में जकड़े जा चुके थे। इसकी शिकवा की ना निगाहों पर वो नजरें भी न चुरा सका था। हाकिम खान को वो नहीं माफ कर सकता था। वो इसकी शक्ल नहीं देख सकता था। आज इसे बुलाया था, वो इसे माफ करना चाहता था, मगर इसने जैसे ही इस हवेली में कदम रखा बरसों पहले के जख्मों से खून रिसना शुरू हो गया। 5 घंटे लग गए इन जख्मों पर मरहम न रखा गया। वो जानता था ताउम्र न रखा जाएगा। जा ही जा ही रही हूं मैं। बस यही देखना था तुम ठीक हो, अपनी अना अपने बदले के साथ तुम खुश हो। मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगी, वो भीगी आवाज में कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। आर्यन खानजादा को लगा वो इसकी बची कुछ सांसें भी साथ लेकर जा रही हो। तेजी से इसकी तरफ बढ़ती इसे कलाई से खींचते अपने साथ ले जा गया था। वो इसकी चौड़े सीने में आन समाई थी। वो इसे बेरहमी से खुद के साथ लिपटाए हुए था। दोनों की धड़कन एक दूसरे के सीने में शिद्दत से बज रही थी। आई एम सॉरी मेरी जान, आई एम सॉरी। वो इसके बालों को चूमते कह रहा था। जरमिश इसकी बेतरतीब धड़कनों को सुनते ही शांत हो गई थी। वो इस हिसार से ता कयामत नहीं निकलना चाहती थी। वो इन धड़कनों को ता उम्र सुनते रहना चाहती थी। एक बेपनाह मोहब्बत करने वाले शौहर के एक्ट से एक बीवी का दिल हर्ट हुआ था। छोड़ देने की धमकी तो बनती थी, जानती थी वो तड़प उठेगा और वो तड़प उठा था। आई एम सॉरी माई लव लाइफ। वो इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे इसका एक एक नक्श चूमता चला गया था। हेजल ने आंखों से निकलता हर अश्क होंठों से चुन लिया था। आई लव यू, आई लव यू मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, मर जाऊंगा अगर तुम बिछड़ गई। वो इसकी नाक की टिप को चूम रहा था। जरमिश इसकी सैंडो को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। 5 घंटों की अजियत मिटती चली गई थी। आई एम सॉरी मेरी जान, वो इसकी थोड़ी ऊपर लब रखे हुए था। जरमिश आंखें मूंद गई थी। वो उसकी थोड़ी से होते इसकी गर्दन पर अपनी लब रखने लगा। जरमिश पीछे को होते दीवार से जा लगी। कदमों के सहारे खड़ा रहना मुकाबल ने वो मुश्किल मुश्किल कर दिया था। वो उसके गिर्द दीवार पर हाथ रखे इसे गहरी निगाहों से देख रहा था। जरमिश ने रूठे अंदाज में नजरें झुकाए खड़ी थी। हर थोड़ी देर बाद वो अपने आसमानी रंग के दुपट्टे से अपनी सुर्ख होती नाक और आंखें रगड़ डालती थी। 2-3 बार यूं ही अपने गालों को भी बेदर्दी से रगड़ा था। जानबूझकर ऐसा किया था। गालों से ऑब्सेशन रखने वाला मर्द इसके एक्ट पर झुंझलाएगा जरूर, वो जानती थी। जब जब वो ऐसा करती वो अपने होंठ गाल पर रख देता, हल्का हल्का काट भी डालता। वो नसें झुकाए यूं ही नाराज रही। वो इसे गहरी निगाहों से देखते इसके चेहरे पर बिखरते गुलाल में इजाफा करता रहा। झुंझलाएगा जरूर, वो जानती थी। जब जब वो ऐसा करती वो अपने होंठ गाल पर रख देता, हल्का हल्का काट भी डालता। नजरें झुकाए यूं ही नाराज रही। वो उसे गहरी निगाहों से देखते इसके चेहरे पर बिखरते गुलाल में इजाफा करता रहा। आई लव यू। और इसकी आवाज गंभीर थी। वो इस बार झुंझला भी ना सकी थी, ब्लश कर गई थी। 3 लफ्ज तुम्हारी नाराजगी खत्म करते हैं और 3 लफ्जों से तुम शर्मा जाती हो। इसलिए मुझे इन मैजिक लफ्जों से इश्क है, जैसे तुमसे इश्क है। वो इसके लफ्जों पर तप कर कंधार हुई। चेहरा छुपाने की कहाँ जगह न मिली।
वो शर्मा गई थी, इसके चेहरे पर बिखरते रंग कहते थे, हेज़ल ग्रे आँखें यूं ही सब्ज़ आँखों में गड़ी रहीं। वो शर्मा नहीं रही, आँखों ही आँखों में जताया गया, तुम जैसा बेशर्म कोई नहीं, मैंने मान लिया। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते इसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा, लबों से इसकी दूधिया गर्दन काटता रहा, बाबा के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आह! ज़रमिश ने सिसकारी भरी थी, वो भी रहमी से इसके शहर को काट गया था। बाबा सर झुकाए बैठे थे, आर्यन मुझे बहुत हर्ट हुआ। आह! वो फिर से सिसकारी भरकर रह गई थी। और उसकी कमर को मुट्ठी में भरते इसके कान की लो को दांतों से काट गया था। क्या कर रही हो आर्यन? इट्स हर्टिंग। वो इसे पीछे करने लगी, वो इसे नरमी से चूमने लगा, इसके पीछे करने पर इसे दूर नहीं हुआ था। अगर तुम्हें ये सब करना था तो बाबा को बुलाते ही ना। आह! वो फिर से मचली थी। अब की बार वार बहुत नाजुक हिस्से पर था। क्या क्या कर रही हो? कभी तुमने मुझे ऐसे नहीं छुआ। मुझे हर्ट हो रहा है आर्यन। वो बेतरतीब सांसों से इसे खुद से दूर करने लगी। वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए रहा। पहले कब तुमने इतने करीब किसी और का नाम लिया? वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए हुए बोला था। आवाज सर्द बर्फीली थी। जरमिश के सर्द लहजे पर हिरासा हुई। वो उसकी गर्दन से चेहरा निकाल गया था, सब्ज आंखों की बढ़ती सुर्खी पर जरमिश के औसान खता हुए थे। वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए रहा। पहले कब तुमने इतने करीब किसी और का नाम लिया? वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए हुए बोला था। आवाज सर्द बर्फीली थी। जरमिश इसके सर्द लहजे पर हिरासा हुई। वो उसकी गर्दन से चेहरा निकाल गया था, सब्ज आंखों की बढ़ती सुर्खी पर जरमिश के औसान खता हुए थे। अभी कल रात ही तो फोन पर कहा था, मौत भी इन दोनों को जुदा नहीं कर सकती। वो इसके लिए इसकी पूरी दुनिया है, वो जिंदगी भर इससे ऐसे ही प्यार करेगा। यहाँ तक इनके बच्चे भी हो गए, वो ही इससे सबसे ज्यादा चाहेगा। तुमने भी मुझसे एक वादा किया था। वो संजीदा था, नकोश में भी सुर्खी छलक आई थी। वो इससे खफा लगता था। क्या? जरमिश के लब हिले। मुझसे ज्यादा तुम किसी को भी चाह सकती हो, हमारा बेटा हुआ तुम इसे ज्यादा चाहोगी। अगर मैं हमारी बेटी हुई तो मैं इसे तुमसे ज्यादा नहीं चाहूंगा। यही कहा था, यही वादा लिया था तुमने? वो बेहद संजीदगी से सवाल पूछ रहा था। हाँ। तुम्हें एतराज है क्या इस बात पर? तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बेटी और बेटे से करना चाहते हो? इसने मासूमियत से कहा था। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत न किसी से करना चाहता हूँ न कर सकता हूँ। मेरे लिए ही तुम ही सब कुछ हो और रहोगे। हाँ, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, जैसे मॉम की है, रुशना की है। अगर तुम कहो मैं इन्हें प्रायोरिटी ना दूं, प्रॉपर प्रायोरिटी ना दूं, या इनके लिए कंसर्न ना रहूं, ये कभी नहीं हो सकता। इस तरह तुम अपने रिश्तों को लेकर कंसर्न ना रहो, ये मैं नहीं चाहूंगा। मगर तुम हमेशा क्यों हर मर्तबा मेरे और अपने दरमियान किसी को ले आती हो? तो किसी शायद मेरे बाबा है, और तुम इनका जिक्र भी किसी शायद मेरे लबों से नहीं सुन। उसकी पूरी बात होने से पहले उसके लबों पर उंगली रख क्या था। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरी बाहों में मेरी गुर्बत में सिर्फ मुझे सोचोगी, मुझे देखोगी, मेरी बात करोगी। जब जब मैं तुम्हारे करीब हूँगा, सारी दुनिया तुम्हारे लिए गायब हो जाएगी। गंभीर आवाज में कहते झुकते हुए जरमिश की होठों को होठों से छू गया था। हाँ, कहाँ था? मुलब काटते नसें झुका गई थी। फिर हर बार वादा क्यों तोड़ देती हो? क्यों हर बार तुम काम किसी न किसी का नाम ले लेती हो जो मुझे हर्ट करता है? सब आंखें शिकवा गुनाह थी। तुमने जो आज किया वो भी तो गलत। वो उसके लबों को फिर से चूम गया था। जरमिश ने गहरी सांस ली, और वो हाकिम खान के मुतालिक बात नहीं करना चाहता था, वो समझ गई थी। वो निगाहें झुका गई थी, खफा सी नाराज थी। जो 5 घंटे से इसके साथ किया वो भूलना आसान न था। बताओ, तुमने इसके नीचे क्या पहना है? वो जरमिश के शानों से दुपट्टा उतार गया था। आरी यान जरमिश ने सुर्ख पड़ते इससे दुपट्टा लेना चाहा। इसका दुपट्टा इसकी गलाई में लपेट गया था। क्या कर रही हो ये? नरूठे अंदाज में कहते अपनी शर्म छुपाई थी। इस दिन कोई अपना एक एक कपड़ा उतारते मेरे मुंह पर मार रहा था, तब तो शर्म नहीं आ रही थी, तो फिर आज क्यों? आर्यन ने अपनी कलाई से लिपटे दुपट्टे को चूमा था। इस दिन के बाद तुमने मुझे बहुत बार मेरी शर्म उतारी है। वो रवानी से कहते लब दांतों तले दबा गई थी, चेहरा ऐसे हुए जैसे तपता कुंदन। आर्यन के लबों से निकलने वाला कहका बेसाख्ता था। तभी तो कह रहा हूँ, ये रस्में, ये फंक्शंस वक्त का जिया है। सिर्फ मुझे दिवालिया करने के लिए तुम ये सब कर रही हो, वरना कौन सी शर्म रह गई हम दोनों में?
وہ اپنی کلائی سے دوپٹہ اتارتے اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ چھپی سی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ بس کرو یہ شرمانا مسز خان، ابھی ہفتہ پہلے ہی تم نے 2 گھنٹے میرے ساتھ گزارے ہیں۔ کیا کیا نہیں ہوا ہمارے درمیان، کبھی بیڈ، کبھی کاؤچ اور کبھی ڈریسنگ۔ اس سے پہلے وہ مزید گوہر افشانیاں کرتا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بولنے دو، تم نے کیا کیا کیا، اور وہ ساؤنڈ یاد ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا گیا تھا۔ آریان، زرمش بے بسی سے چلائی تھی۔ وہ بے حد بے شرم تھا۔ کیا ہوا مسز خان؟ اس دن بارش ہو رہی تھی، میں تو اسی ساؤنڈ کی بات کر رہا تھا۔ اف، وہ سب کتنا رومانٹک تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے آہیں بھر رہا تھا۔ وہ بات بدل گیا ہے، وہ جانتی تھی۔ وہ لب کاٹتے اپنے دوپٹے کا پلو انگلی میں لپیٹنے لگی۔ کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرخ گلابوں سے مہکا یہ کمرہ زرمش کے اعصاب پر بھاری کر رہا تھا۔ دل مقابل کی کرب سے لیے مچلنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا پہنا ہے؟ زرمش کا گلاب چہرہ دیکھتے اب بھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ زرمش کے کمرے میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ دونوں کی تپش سانسیں ایک دوسرے کے نقوش جھلسانے لگی۔ میں جانتا ہوں 2 دن بعد ہماری سہاگ رات ہے، آج تم یہ سب نہیں چاہو گے، مگر میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوں۔ منع مت کرنا چاند۔ وہ اسے قریب کرتا اس کی شرٹ کے زپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگا۔ نہیں آج نہیں۔ وہ کمزور سی آواز میں مزاحمت کرنے لگی۔ صنف نازک تھی، نخرے کرنا اس کا حق بھی تھا اور ادا بھی۔ نہیں کروں مسز خان، جان نکل جائے گی میری۔ وہ گمبھیر سرگوشیاں کرتے التجائیں کرنے لگا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے مزاحمت کرنے لگی۔ ایک دیوانے شوہر کی پیاس جان بوجھ کر بڑھائی گئی ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ تڑپ رہی تھی۔ میں پرسوں تک کا انتظار نہیں کر سکتا، وعدہ ہے میرا۔ اس رات تم سے اتنا پیار کروں گا جتنا آج تک نہیں کیا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اتاولا ہو رہا تھا۔ ہاتھوں کا بے باک لمس اپنی حد تجاوز کرنے لگا۔ نہیں آریان، آج نہیں۔ وہ مخمور آواز میں اسے خود سے دور کرنے لگی۔ میں نہیں رک سکتا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا تھا۔ زرمش کے پشت شیشے سے آن ٹکرائی تھی۔ بیڈ پر ابھی کچھ نہیں، وہ سب پر سورات کو بھی، مگر ابھی کے لیے اس کمرے کی ہر جگہ۔ وہ دہکتی سانسوں سے کہہ رہا تھا۔ نہیں کہا نا، نہیں، ہٹو پلیز مجھ سے دور۔ وہ جتنا تڑپتا تھا وہ اتنا ہی تڑپاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ جب منتیں کرتا وہ ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی، خود پر ناسا ہوتی تھی۔ وہ زرمش کی گردن چومتے اس کے شانے پر پیشانی ٹکا گیا تھا۔ اوکے، جیسا تم چاہو، مگر 2 دن ہے تمہارے پاس، پھر تمہاری نہیں سنا کروں گا۔ وہ کہتے دور ہوا اور تیز تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش فخر رنگت کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل سے اتر آئی تھی۔ بے یقینی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی۔ دماغ تو جیسے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ بے دردی سے اپنے لبوں کو کچلنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ بلو کلر کی جیکٹ پہنے باہر آیا تھا۔ بال ترتیب سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ آگے سے کھلی جیکٹ کے سینڈوں سے نظر آتے اس کے سینے کے بال نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زرمش کو اس وقت زہر لگا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ وہ غصے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی شعلہ بار آنکھوں کو دیکھتے معتجب ہوا تھا۔ ہائے معصوم آدمی۔ زرمش کی سنتا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ 2 دن بعد کی رات کسی بدمزگی کی نظر ہو، ورنہ اتنے نزدیک آ کر دور ہٹنا ایسے تھا جیسے جان جسم سے نکل گئی ہو۔ دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھیں۔ اس قدر بری طرح اس کی بیوی اس کے حواسوں پر سوار تھی، مگر پھر بھی اس کی بیوی خوش نہیں تھی۔ اسے ہی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پہلے شرما رہی تھی اور اب وہ حیران تھا، بے حد حیران۔ 32 سال کا تھا، انڈر کور ایجنٹ تھا، مگر عورت کی سائیکی نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس کی نہ میں ہاں ہوتی ہے، بس اتنی سی بات وہ سمجھ نہ سکا تھا۔ کیا ہوا جان؟ اس نے زرمش کے چہرے کو تھامتے اس کی ناک کے ٹپ پر لب رکھے۔ کچھ نہیں، زرمش نے نظریں جھکائے کہا اور اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھانے لگی۔ وہ اسے پہلے ہی جھٹکتا اٹھا چکا تھا، بے حد محبت سے اڑایا۔ وہ ایسا کرتا بھی اسے حد درجہ زہر لگا تھا۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دھاڑ سے بند ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ دروازے کی دھاڑ میں اس کی بیوی کی ناراضگی چھپی تھی، مگر وہ ناراض کیوں ہوئی؟ سڑکوں کو جاتا معصوم آدمی ابھی تک حیران تھا۔ وہ تیز سے زینے اتر رہا تھا، مزید اپنی بیوی کی ناراضگی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے قدم رکے تھے، ایسا لگا تھا وہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ اس کی سبز آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ سامنے ہی حاکم خان کھڑا تھا۔ 22 سال پہلے کا ایک ایک زخم تازہ ہونے لگا تھا۔ آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔
जख्म मुकम्मल होने लगे थे, सांसों को जिंदगी मिल गई थी, निगाहें झुकाए मुठियों में बोझ गया था। जो जिंदगी थी इसके लिए वो सब कुछ कर सकता था। इसके इसने नजरें उठाई, वो आस भरी भीगी निगाहों से इसे देख रही थी। फैसला हो गया था, वो इस औरत को हर्ट नहीं कर सकता था। वो इसे देखते मुस्कुराया था, इल्तिजा या निगाहों से देखते सर नफी में हिला रही थी। वो खामोशी से शाज़मा खान की तरफ बढ़ गया था, जो सोफे पर खामोशी से बैठी थी। इसे देखते इनके वजूद में जंबिश न हुई थी। शाज़मा खान के कदमों में पंजों के बल बैठते, इनके घुटने पर हाथ रखते वो सर को झुका गया था। दुनिया में दो ही औरतों के सामने सर झुका सकता था, एक अपनी माँ और दूसरी अपनी बीवी के आगे। वो पशेमान सा सर झुकाए हुए था। इसके झुके सर को देखते शाज़मा खान का दिल तड़प उठा था। इतनी जुर्रात आर्यन खानजादा में ही हो सकती थी। वो सबके सामने अपनी माँ से मार भी खा सकता था और अपनी माँ से माफी भी मांग सकता था। जरमिश हाकिम खान की तरफ बढ़ते हाकिम खान का हाथ थामते इसके पुष्ट पर लब रख गई थी। वो भीगी निगाहों से हाकिम खान को देख रही थी। वो हाकिम खान के सीने पर अब सर रख गई थी। दुनिया के किसी मोड़ पर वो अपने बाप का झुका हुआ सर नहीं देख सकती थी। इसे अपनी जिंदगी और हाकिम खान में भी कभी किसी को चुनना पड़ा तो वो हाकिम खान को चुनेगी, ये तो तय था। शाज़मा खान ने आर्यान के कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया माँ। वो मुस्कुराते हुए इनके हाथ को चूमते खड़ा हुआ था। पलटते हुए देखा, ये मंजर इसे जला गया था। वो इस औरत से अपने लिए सबसे ज्यादा लॉयल्टी चाहता था, मगर वो सबसे ज्यादा लॉयल इस मर्द के साथ थी जिसके हिसार में खड़ी थी, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो खामोशी से हाकिम खान की तरफ बढ़ आया था। जरमिश हाकिम खान से दूर न हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो अपना हाथ हाकिम खान की तरफ बढ़ा गया था। जरमिश ने बेयकीनी से आर्यान को देखा था। शाज़मा खान भी बेयकीनी से सोफे से खड़ी हो गई थी। ये नाकाबिले यकीन था, वो मर कर भी यकीन नहीं कर सकती थी। आर्यान खान हाकिम खान से हाथ मिला रहा था। हाकिम खान और आर्यान खानजादा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। हाकिम खान सब्ज आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत ले देख सकता था। जरमिश की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए जिसकी कोई हद नहीं। ये एक ऐसा ख्वाब था जो इसने कई बार देखा था। हाकिम खान अपना कपकपाता हाथ आर्यान खानजादा की तरफ बढ़ा गया था, जिसे आर्यान ने बेहद नरमी से थाम लिया था। जरमिश का दिल कानों में बजने लगा था। शाज़मा खान ने माथे पर पसीना नमूदार हुआ था। किसी भी पल हड्डी के कड़कने की आवाज आ सकती थी। आई एम सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं दवाई खाकर सो गया था। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। शाज़मा खान ने बमुश्किल अपने चकराते वजूद को संभाला था। जरमिश हौंकों की तरह आर्यान को देख रही थी बैठे। वह जरमिश को कलाई से पकड़ते अपने करीब कर गया था। वह सिर्फ इसके पास जचती थी। जरमिश आर्यान के एक पर शर्मो खफ से सुर्ख हुई। न हड्डी टूटी, न लफ्जों की गोला बारी हुई, न जिन्नाती कहका गूंजा। शाज़मा खान के यकीन में दरारें पड़ने लगी। कुछ तो होना ही था, मगर आज क्या? वजरमिश को अपने हिसार में लिए हाकिम खान के सामने बैठ गया था। हाकिम खान भी आर्यान खानजादा के सामने बैठ गया था। वो जरमिश का हाथ पकड़े हुए था। रास्ते में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई। उसने हाकिम खान की तरफ देखा। अब वो महजब बनने की हद कर रहा था, जैसे हम सब इस महजब आदमी को जानते नहीं। नहीं हुई। हाकिम खान बमुश्किल मुस्कुराया था। गुड। वो सोफे पर सीधा हुआ। जरमिश का हाथ छोड़ दिया गया था। शाहदा, खाना लगवाओ, इतने अजीम मेहमान आए हैं, इन्हें इस तरह इंतजार करवाना गुनाह है। वो हुक्म देते लंबे लंबे दाग भरता ड्राइंग रूम से निकल गया था। खफ से जरमिश और शाज़मा खान मुस्कुरा भी न सकी थी। सभी एक दूसरे की तरफ देखने से एतराज बरत रहे थे। ड्राइंग रूम में कांटों और चमचों की आवाज गूंज रही थी। वो मेज पर बाजू रखे अपने हाथ बाहम फंसाए हुए था। सरसुख निगाहें हाकिम खान पर ही थी, जो इसके सामने बैठा प्लेट में कब से कांटा फेर रहा था। जरमिश ने हाकिम की प्लेट भर दी थी, मगर इसने एक लुकमा भी नहीं खाया था। अभी तुम रुखसत होकर नहीं आई मिसेस खान? वह हाकिम खान के करीब खड़ी जरमिश को देखते चबा चबा कर बोला, जो हाकिम खान को डिनर सर्व कर रही थी। अभी मेहमान हो तुम मेरी जान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम ये सब करो। शाज़मा खान के घूरने पर इसने चबाते हुए कहा। बमुश्किल कुछ भी कड़वा कहने से खुद को रोका था। इस मेज पर मौजूद किसी ने कुछ नहीं खाया था। इतना टॉक्सिक माहौल कभी किसी दावत का नहीं हुआ था जितना इस दावत का था। आइए मिसेस खान, इधर आकर बैठे। कुर्सी पर पहलू बदलते इसने साथ वाली कुर्सी खींची। जरमिश खामोशी से इसके पास आन बैठी थी। ड्राइंग रूम में एक बार चम्मच कांटों का शोर उठा था, मगर मजाल है किसी ने एक लुकमा भी खाया हो। सभी कांटे छुरी महंगे इम्पोर्टेड कांच की खूबसूरत प्लेटों में फेर रहे थे। भारी भरकम नाजो हैरत से ये सब देख रही थी। मुंह में पानी आ रहा था। अब अलग आर्यन ने एक नजर नासो को देखा और इसके फेस एक्सप्रेशन वो समझ गया था।
किसी ने एक लुकमा वैसे भी नहीं खाया था, मगर अगर कोई खा लेता तो आर्यन खानजादा को यकीन था वो बचने वाला नहीं। जिस तरह वो नजर लगाए खड़ी थी, कुछ भी हो सकता था। आर्यन ने जहरखंद निगाह पहलू में बैठी अपनी बीवी पर डाली, जिसे सब मस्किनों का ख्याल था, मगर इस गरीब बेचारी नासों का नहीं। इसने जबड़े भीजते एक प्लेट पकड़ी, इसे वो खचाखच भरने लगा। जरमिश और साजमा हैरत से इसे देख रहे थे। वो प्लेट को पहाड़ जितना भर चुका था, जरूरत से ज्यादा ही चीजें डालता जा रहा था। प्लेट में मजीद की गुंजाइश नहीं थी, मगर आर्यन जानता था नाजो के पेट में इससे कहीं ज्यादा की गुंजाइश है, इसलिए प्लेट को मजीद भरा। आरी बेटा, शासमा खान ने दांत पीसते आर्यन को टोका, जो संजीदगी से प्लेट में मजीद कुछ और चीजें रख रहा था। प्लेट में अब खाने की चीजें गिर रही थी। मॉम गरीब मस्कीन है नाजो, इसका हक बनता है। नाजो ने दांतों की नुमाइश की। आर्यन इसके लिए प्लेट भर रहा था, फिर ये तो कम था। जाओ आयश, जाओ ऐश करो। आर्यन ने प्लेट नाजो की तरफ बढ़ाई। इसने जल्दी से थामी थी। प्लेट में से खाना मेज गिरने लगा, मेस सा फैल रहा था। आर्यन, शाजमा खान ने अब आर्यन को घर का था। आर्यन ने जवाबन नासों को घूरते मेज से ट्रे पकड़ते प्लेट में इसमें पटकी। प्लेट से सारा खाना ट्रे में गिर गया था। जरमिश और नाजो हड़बड़ाते हुए उछली थी। भारी पत्थर की ट्रे को शीशे की मेज पर पटकने से बाकी बर्तन भी थरथराए थे। हाकिम खान जानता था इसने अपना गुस्सा ऐसे उतारा है, वो प्लेट क्यों भर रहा था। शाजमा खान भी समझ चुकी थी। जाओ लेकर जाओ यहाँ से, नजर लगानी थी तुमने हम सब के खाने को, जाओ लेकर जाओ। वो दहाड़ा था। नासो बेचारी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आए। सूसू करते वो ट्रे मेज से उठाना न भूली थी। ट्रे उठाए वो तकरीबन वहां से भागी थी। वो कुर्सी से टेक लगाए लब खींच गया था। बाबा, आप कुछ खा नहीं रहे। जरमिश ने डाइनिंग रूम में छाई गंभीर खामोशी तोड़ी। आर्यन को एक बेटी की अपने बाप के लिए मोहब्बत चुभ ही गई थी। इसने भी कुछ नहीं खाया था, इसे तो नहीं पूछा था। मैंने तुम्हारे बाबा के लिए कुछ स्पेशल बनवाया है, मुझे यकीन है इन्हें बहुत पसंद आएगा, और वो खाएंगे भी। जरमिश आर्यन की बात पर इसे मुअत्तजब निगाहों से देखने लगी। मुअत्तजब तो शाजमा खान भी हुई थी, मगर इससे ज्यादा वो परेशान हुई थी। इनका बीपी जैसे शूट कर रहा था। ये डिनर जल्दी जल्दी खत्म हो, इनकी जान छूटे। वो जरमिश और हाकिम की जान के बाद नफल पढ़ना चाहती थी। नवाफिल की नीयत इन्होंने अभी ही की थी। हाकिम खान खामोशी से प्लेट में कांटा फेर रहा था। अपनी बेटी के लिए वो आजाब जैसे ये लम्हे गुजार रहा था। आर्यन खानजादा की नफरत बजा थी। वो मानता था आर्यन खानजादा के सामने वो कभी भी नहीं आना चाहता था। सब्ज आंखों के काट इसे मार देती थी। शाहिदा, वो स्पेशल डिश लेकर आओ जो मैंने बनाई थी। आर्यन ने ऊंची हाँक लगाई थी। शाजमा खान अपना सीना मसलने लगी। लबों पर वर्ड जारी हुआ था। ये कौन सी डिश थी? वो आर्यन ने कब बनाई? वो नहीं जानती थी। शाहिदा ने एक डोंगा हाकिम खान के सामने रख दिया था। हाकिम खान ने डोंगे को एक निगाह देखा था। ढक्कन उठाकर प्लेट में डालकर खाएं। आर्यन ने आगे को होते कहा। सब आंखें शोला बार थी। हाकिम खान ने डोंगे से ढक्कन उठाया। हाकिम खान कितने ही पल डोंगे को देखता रहा। क्या है बाबा इसमें? जरमिश कुर्सी से उठी थी। आर्यन इसका हाथ सख्ती से थाम गया था। वो ना उठ न सकी थी। अब वो सवालिया निगाहें अपने शौहर पर गाड़ी हुई थी, जो अपनी खून उतरी निगाहें हाकिम खान पर जमाए हुए था। यकीन करो तुम्हारे बाबा की शख्सियत से काफी मेल खाती है डिश। इससे बेहतर इनके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं हो सकता। वो चबा चबा कर कह रहा था। हाकिम खान ढक्कन उठाए डोंगे में बिच्छू रेंगते देख रहा था। हाकिम खान ने डोंगे पर वापस ढक्कन रख दिया था। हाकिम कुर्सी से टेक लगाए अपनी बीहड़ पर हाथ फेरने लगा। दोनों अब एक दूसरे को सड्डो सपाट निगाहों से देख रहे थे। मुझे देखने दो, क्या है इसमें? जरमिश ने आर्यन की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाया था। वह खड़ी हुई। जरमिश, जरा मुझे पानी देना। शाजमा खान ने जल्दी से इसे पुकारा था। जरमिश शाजमा खान की तरफ बढ़ती इन्हें पानी देने लगी, जिसे शाजमा खान ने इनके कपड़ों पर गिरा दिया था। ओह, आई एम सॉरी बेटा, तुम जाओ चेंज कर लो। वो कुर्सी से खड़ी हुई थी। ठीक है मॉम, कोई बात नहीं। वो दुपट्टे से अपनी भीगी कमीज साफ करने लगी। नहीं बेटा, तुम जाओ चेंज कर लो। आर्यन के कमरे में तुम्हारे कपड़े हैं, इनमें से कुछ अच्छा सा पहन कर आओ। मैंने सारे जोड़े बहुत प्यार से लिए हैं। शाजमा खान ने इसे फोर्स किया था, लेकिन मॉम, वो हिचकिचाहट का शिकार हुई। निगाहें डोंगे पर थी। जाओ बेटा। शाजमा खान की जिद पर वो ड्राइंग रूम से निकल गई थी। तुम्हें देखकर मुझे इसी का ख्याल आता है। अपने ससुर से मुझे सारी उम्र इतनी मोहब्बत रही है। देखो, मैंने बिच्छू का टैटू अपने बाजू पर गुंदवाया भी है। वो बकायदा जैकेट उतारते हाथ रख के बिच्छू का टैटू दिखा रहा था। आर्यन, स्टॉप इट।
शाज़मा खान ने गुस्से से कहा था। वो कुर्सी से टेक लगाए बुलंद व कह के लगा रहा था, शाहिदा। शाज़मा खान ने शाहिदा को ऊंची आवाज में पुकारा, इस डोंगे को उठाओ और ऐसे ही डोंगे में कोई और डिश लेकर आओ और इसे खोल कर देखना मत। शाज़मा खान आर्यान के कह के नजरअंदाज किए शाहिदा से कह रही थी। हाकिम खान अपनी कनपटी उंगली से मसलने लगा। जरमिश के नसीब में ये साइको ही लिखा था। जब तक जिंदा रहना था ये अफसोस तो रहना ही था। जरमिश बॉटल ग्रीन कलर का कढ़ाई वाला ड्रेस पहनकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। सब कुछ अब तहजीब के दायरे में था। आर्यन शराफत से कुर्सी पर बैठा था। दोनों ससुर दामाद एक दूसरे को देख रहे थे। ये मोहब्बत पाश निगाहें हरगिज ना थी। आर्यन जैकेट उतारे हुए था। इसकी हैवी बॉडी देखते खप का शिकार हुई थी। हर जगह हर सीन में अपनी बॉडी की नुमाइश करना जरूरी हो जाता था। वो हाकिम खान की तरफ बढ़ आई थी। इसके पास पड़ा डोंगे का ढक्कन उठाकर देखा। जरबिश बेटा, हिरन का गोश्त है। आर्यन ने खास तौर पर मंगवाया था, खुद बनाया ही। शाज़मा खान के मुंह में जो आया कह दिया। अपनी बेटी की खुशी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। कल ही तो मेहंदी थी। ड्राइंग रूम से निकलती शाहिदा बेचारी हैरान थी। शाज़मा बकरे को हिरन का गोश्त कह रही थी। ये 100% बकरे का गोश्त था। इसके ही शौहर ने तो ग्रोसरी की थी। यही कोरमा तो थोड़ी देर पहले इसने भी सर्व किया था। पहले मैं खाकर देखती हूँ। जरमिश हाकिम को अपने शौहर पर यकीन नहीं था। इसमें जहर होगा, इसने यही सोचा था। ऐसा कुछ हुआ तो आर्यन इसे कभी नहीं खाने देगा। इसने आर्यन को देखते मजीद सोचा, इधर बैठे मिसेस खान, आप क्यों आप क्यों कुशत करती हैं? मैं हूं ना, आपकी खिदमत के लिए। वो कुर्सी से खड़ा हुआ था। डोंगे से मटन ग्रेवी निकालते प्लेट में डालते जरमिश को पकड़ाई। जरमिश शर्मिंदगी से प्लेट थाम गई थी। इसे अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहिए था। इसे अफसोस हुआ था। कैरी ऑन, मेरा तो हो गया। वो जरमिश पर जताती निगाहें डालते चला गया था। मासूमियत की हद कर दी थी आज इस मासूम आदमी ने। हाकिम खान ने अपने सामने पड़ी प्लेट दूर खिसकाई। ये तारीख का पहला ऐसा डिनर था जिसमें मेजबान और मेहमान ने कुछ न खाया था। मैं तुम्हारे बाबा को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जाऊं, मिसेस खान? वो उसके पुश पर खड़ा पूछ रहा था। जरमिश और हाकिम खान ड्राइवे पर अपनी गाड़ी के करीब खड़े थे। शाज़मा खान इन्हें रुखसत करने आई थी। वो कब आया, जरमिश को पता न चला था। मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, इन्हें अब चलना चाहिए, शाज़मा खान ने जल्दी से कहा था। ओह कम ऑन मॉम, क्या हो गया है? अभी रात के सिर्फ 10 बजे हैं। वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखने लगा। मुझे अपनी मिसेस के बाबा को अपने जानवर दिखाने हैं। सुना है किसी जमाने में मेरे ससुर भी शौक रखते थे। बहुत बड़े शिकारी रहे हैं। एक बार तो चीता पकड़ लिया था। वो काफी मुतासिरकुन लहजे में कह रहा था, मगर वो जरा बराबर मुतासिर नहीं था। वो जंगल की तरफ बढ़ गया था। हाकिम खान अपने कंधों पर शॉल ठीक करता आर्यान की तरफ बढ़ा। मैं भी आती हूँ बाबा। वह हाकिम खान के पीछे आई। इसे अपने शौहर पर अभी भी यकीन नहीं था। नहीं, तुम नहीं आओगी। हाकिम खान ने जरमिश पर सर्द निगाह डाली। वो खफीफ सी हुई रुक गई थी। हाकिम खान भारी कदमों से जंगल की तरफ बढ़ गया था। हाकिम खान आर्यान के पीछे घने जंगल में चल रहा था। आर्यान और वो एक जगह पर आकर रुका था। यहाँ घाटी थी। नीचे की तरफ एक खाई थी। आर्यान वहां से जंप कर गया था। हाकिम खान ने भी इसी लम्हे ऊंचाई से जंप की थी। आर्यान खानजादा ने अपने ससुर को दांत तहसीन निगाहों से देखा था। यहाँ वो वाकई इम्प्रेस हुआ था। 5-5 जिंदगियां खा जाने वाला इंसान आज भी वैसा ही दिखता था। कोई फर्क जैसे न पड़ा था। बस कलमों से बाल सुरमई हो गए थे। दाढ़ी कहीं कहीं से सुरमई थी। रायना खान यूं ही इस मर्द के पीछे पागल न हुई थी। वो कमर पर दोनों हाथ जमाए हाकिम खान को चुपती निगाहों से देख रहा था। काश मुकाबल की बेटी का नाम जरमिश हाकिम खान ना होता। वो इसकी कब्र इधर बना डालता। इसी की सोच पर वो कहका लगा गया था, नाम से क्या फर्क पड़ता है? जरमिश को इस इंसान की बेटी नहीं होना चाहिए था। वो आसमान की तरफ मुंह किए कह के लगा रहा था, वो पागल था, हमेशा रहने वाला था। कुछ पागलपन हमारी जिंदगी के साथ चलता है। इंसान वो पागलपन अगर छोड़ दे तो जी ना सके। आर्यन खानजादा का पागलपन इसकी जिंदगी था। वो यूं कहके न लगाता तो जी ना पाता था। वो अब पेट पर हाथ रख गया था। वो हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया था। पेट पर हाथ रखे हंसते हुए वो आसमान की तरफ देख रहा था। हाकिम खान इसे देखते ही जा रहा था। बस इंसान को आज मौका देने आया था। वो इसे मार दे और वो खुद को इस पागलपन से आजाद कर दे। बोझ जैसी जिंदगी से हाकिम खान को भी छुटकारा दे दिया। आर्यन बुलंद व बांग कह के लगाते एक ही जश्न में एक जगह की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे कोई जानवर अपने शिकार पर झपट्टा मारता हो। वह इस वक्त वैशी हैवान लग रहा था। इसके बाल इसके पेशाने पर बिखरे थे। इसके बालों से पसीना टपक रहा था। हाकिम खान ने पलटते हुए देखा, इसके कदम डगमगाए थे।
वो 4 कब्रें थी, तरतीबवार बनी हुई। हाँ, वो कब्रें ही थीं। मैंने अपनी हवेली में 4 कब्रें देखी थीं। मुझे ऐसे लगा इन कब्रों में मेरी धड़कनें कैद हों। मुझे बता दो वो कब्रें किसकी हैं, मैं सुकून से मर सकूं। राना खान के लफ्ज़ समातों में गूंजने लगे थे। हाकिम खान बुरी तरह लड़खड़ाया था। आर्यान एक कब्र से लिपटा इस पर बिखरे पत्ते साफ कर रहा था, हाथों से मिट्टी की कब्र से ही मिट्टी साफ कर रहा था। वो ये करता भी कोई वहशी हैवान लग रहा था। मेरे बाबा जान इस कब्र से लिपटा इस कब्र को चूम रहा था। इसके कपड़े मिट्टी से भर चुके थे, इसके पसीने से लिथड़े बाल मिट्टी से अट चुके थे। मेरे बाबा फारिस खान, वो हलक के बल चीखा था। हाकिम खान का दिल लर्जा था, दिल में शिद्दत से दर्द उठा था। मेरे बाबा वो अब इस कब्र पर टकरे मार रहा था। शायद वो इस पागलपन से निकल भी आता अगर वो इस वक्त 10 साल का न होता, ये कब्र अपने हाथों से न खोदी होती। मेरे बाबा फारिस खान, वो हलक के बल चीखा था। हाकिम खान का दिल लर्जा उठा, दिल में शिद्दत से दर्द उठा था। मेरे बाबा वो इस कब्र पर टकरे मार रहा था। शायद वो इस पागलपन से निकल भी आता अगर वो उस वक्त 10 साल का न होता, ये कब्रें अपने हाथों से न खोदी होती। बाबा की कब्र पर कैसे कुछ पढ़ूं? ये जालिम दुनिया कहती है मेरे बाबा बख्शे नहीं जाएंगे। वो कब्र से लिपटा रो रहा था। हाकिम खान अब की दफा बहुत बुरी तरह लड़खड़ाया था। बोझ की तरह सांसें चलती रही। कबीर खान, वो इस कब्र पर लेटा चीख रहा था। हर चीख दहशतनाक थी। तीसरी कब्र वो नरमी से लिपट गया था। मेरी आपी, मेरी आपी, वो इस कब्र पर सर रखे हुए था। हाकिम ये नाम नहीं सुनना चाहता था, कभी नहीं। इशाल फारिस खान, वो चीख उठा था। हाकिम खान इन चीखों के बोझ तले दबता चला गया था। चौथी कब्र से वो लिपटे से चूम रहा था। मेरा भाई, वो फिर से चीखा था। मेरा भाई, वो चीख रहा था, वो चीखता रहा। हाकिम खान तो मरने के भी काबिल न रहा था। वो अपनी आंखें हथेलियों से रगड़ते हाकिम खान के मुकाबले आन खड़ा हुआ था। तुम्हें मैंने माफ किया। सब्ज वहशत बरसाती आंखों वाले मर्द के लफ्जों पर सांसों का बोझ बढ़ गया था। जुल्म क्या तुम्हारी बेटी ने मुझ पर, तुम्हें माफ करने का कहकर इसने मुझ पर जुल्म किया। जुल्म किया मेरी तकदीर ने मुझ पर कि मुझे तुम्हारी बेटी से मोहब्बत हुई। मेरी तकदीर हमेशा से मेरे लिए जालिम रही है, अब भी जालिम है। तुम्हें माफ करके मैं जैसे मर गया हूँ। मुबारक हो तुमको तुम्हारी जिंदगी। वह हाकिम खान की आंखों में देखते एक एक लफ्ज कहता भागते हुए चढ़ाई पर चढ़ने लगा। ये माफी नहीं, हाकिम खान को मौत दी गई थी। आर्यन फारिस खान से मौत की सजा सुना कर गया था। वो जानता था वो इसका खामोश कत्ल करके चला गया है। वो किसी को पता नहीं चला था। तारीख में किसी को ऐसी बदतरीन सजा नहीं मिली होगी जो इसे मिली थी। वो शॉकिंग पिंक कलर की हैवी मैक्सी में मलबूस थी, जिस पर गोल्डन हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। मैक्सी का दुपट्टा वो एक शाने पर पट्टी की सूरत में लिए हुए थी। इसकी कमर तक आते स्टेप एयर स्टेप एंड लेयर में फ्रेश कटिंग किए बाल खुले हुए थे। ज्वेलरी में इसने एमरल्ड नेकलेस पहना हुआ था। ये मेकअप भी इस दिन के मुनासबत से काफी भड़कीला ही था। बाहर ढोल बाजे, बैंड बाजे की आवाज सुनकर वो भागते हुए टेरेस पर आई थी। वो ऑफ वाइट शलवार कमीज पर ऑफ वाइट रंग की वेस्ट कोट पहने हुए था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डांस कर रहा था। असलान सिकंदर इस पर पैसे वार रहा था। टेरेस पर खड़ी जरमिश हंसने लगी थी। आज इन दोनों की मेहंदी थी। वो बैंड बाजे के साथ आया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।